मैं सिर्फ घास फूस जला रहा था और मेरी उम्र 25 लाख साल बढ़ गई। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अमर होना कोई वरदान नहीं, बल्कि मौत से भी खौफनाक एक जाल है। इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सी ताकत मिली थी। मैं किसी भी जीवित चीज को नष्ट करता तो मेरी उम्र यानी बीस्ट सोर्स बढ़ जाती। सालों तक बस घास फूस जलाते जलाते मेरी उम्र 2,50,000 साल तक पहुंच चुकी थी। हाँ, पूरे 2.5 लाख साल। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ इसी नश्वर दुनिया में साधना कर सकता था। ऊपर अमरलोक में आरोहण नहीं कर पा रहा था। इतनी लंबी उम्र का क्या फायदा अगर मैं यहीं सड़ता रहूं। लेकिन 3 साल बाद एक ऐसा दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि इस लंबी उम्र का असली खेल तो कुछ और ही है। उस दिन मैं नश्वर दुनिया में बचे अपने आखिरी दोस्त को विदाई देने जा रहा था। तभी अचानक आसमान चीरते हुए सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी मेरी तरफ झपट पड़ा। मेरी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी रफ्तार ये नश्वर दुनिया की तो बिल्कुल नहीं थी। क्या ये कोई अमर है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल मैंने हाथों से मुद्रा बनाई और अपना अदृश्य गठन सक्रिय कर दिया। मेरा पूरा आंगन पल भर में गायब हो गया। लेकिन वो सफेद कपड़ों वाला आदमी सीधा मेरे आंगन के ठीक ऊपर हवा में आकर रुक गया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल डिस्क थी, जिसे देखकर वो बड़बड़ा रहा था, यही जगह है, पर यहां कोई है क्यों नहीं? नीचे खड़ा मैं उसकी भयानक और शक्तिशाली आभा साफ महसूस कर रहा था। वो 100% एक अमर था, पर सवाल यह था कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया। एक भयानक धमाका हुआ। अमर ऊर्जा सीधे जमीन पर गिरी और मेरा अदृश्य गठन तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। मेरा आंगन और मेरे लगाए दर्जनों रक्षात्मक गठन सब के सब नंगे हो गए। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी नीचे मेरे रक्षात्मक गठन को देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगा। मुझे लगा ही था। लेकिन अजीब बात है, उसके बाद उसने आंगन के बीचों बीच खड़े मेरी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोला, मैं अमरलोक का अमर हूं। मुझे आदेश मिला है कि इस नश्वर दुनिया के सभी महायान स्तर के साधकों को अमर बनने के लिए ऊपर ले जाऊं। अपने ये गठन बंद कर और तुरंत मेरे साथ चल। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये आदमी मुझे अमरलोक ले जाने आया है। मैंने तुरंत उसे सम्मान से झुककर प्रणाम किया और कहा, अमर वरिष्ठ को मेरा नमन। वरिष्ठ, मेरे अभी भी इस दुनिया में कुछ अधूरे काम है। क्या मैं कुछ समय बाद अमरलोक आ सकता हूं? और मेरा एक भाई भी महायान स्तर पर है, क्या आप पहले उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? सच कहूं तो मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। इसके साथ आंख बंद करके जाना मौत के मुंह में कूदने जैसा था। लेकिन वो सफेद कपड़ों वाला आदमी बुरी तरह चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, नश्वर दुनिया के हर महायान स्तर के साधक को अमरलोक जाना ही होगा। कोई अपवाद नहीं है। जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है, वरना मुझे तेरा यह गठन जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। दिमाग में हजारों गणनाएं चलने लगीं और अंत में मैंने उसके साथ जाने का ही फैसला किया। किस्मत से उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सीधे नश्वर दुनिया के केंद्र में ले जाकर छोड़ दिया। वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जिन्हें 5 अलग अलग समूहों में बांटा गया था। मैंने बारीकी से उस भीड़ को देखा और जल्द ही मुझे मेरा दोस्त झांग वेई दिख गया। आज झांग वेई की उम्र खत्म होने वाली थी। मुझे लगा था कि वो आज नहीं बचेगा, लेकिन किससे पता था कि मौत के मुंह से निकलकर उसे यह नया मौका मिल जाएगा। मतलब अमरलोक में भी मेरे पास गप्पे लड़ाने के लिए मेरा दोस्त होगा। आधे घंटे बाद नश्वर दुनिया के सभी महायान स्तर के सबसे शक्तिशाली साधक वहां इकट्ठे हो चुके थे। उन 5 समूहों के नेताओं ने आपस में कुछ चर्चा की और फिर सबने एक क्रिस्टल कंपास बाहर निकाला। जैसे ही वो सारे कंपास एक साथ जुड़े, आसमान में एक विशालकाय सुराख बन गया। हम सबको सीधे उसके अंदर खींच लिया गया। अगले ही पल जब मेरी आंखें खुली तो हम एक ऐसी रहस्यमयी पहाड़ी के नीचे खड़े थे जहां चारों तरफ अमर ऊर्जा का धुआं उड़ा हुआ था। मैंने तेजी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। क्या यही अमरलोक है? मेरे आसपास के लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, क्या ये अमर ऊर्जा है? मैं इसे सोख पा रहा हूं। इसी बीच हवा में से एक लाल कपड़ों वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने कड़कती आवाज में कहा, मैं हुआंग परिवार का प्रबंधक हुआंग होंगझोंग हूं। आज से तुम सब हमारे हुआंग परिवार के बाहरी शिष्य हो और मेरे अधीन काम करोगे। तुम्हारे पीछे जो पहाड़ी है उसमें बहुत सी गुफाएं हैं। तुम सब अपने लिए एक एक चुन लो, वही तुम्हारा नया घर होगा। और ये लो। इतना कहते ही उसकी पुरानी सी अंगूठी में से हजारों सुनहरी रोशनियां निकली और हम सबके सामने एक एक अमर गोली आकर गिर गई। ये अमर गोली है, इसे खाओ और अमर ऊर्जा को सोखो। आधे दिन के अंदर तुम सब अमर बन जाओगे। ये सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पागलों की तरह उस गोली को पकड़कर तुरंत निगल जाना चाहते थे, लेकिन मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने चालाकी से अपने हाथ पर आध्यात्मिक ऊर्जा की परत चढ़ाई ताकि वो गोली मेरी त्वचा को छू न सके और चुपचाप उसे अपनी बोतल में डाल लिया। क्योंकि मेरा छठा इंद्रिय चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह लाल कपड़ों वाला आदमी कोई संत नहीं है। इसके बाद हुआंग होंगजोंग ने हमें अपनी अपनी गुफाएं चुनने को कहा और आधे दिन बाद अमर बनकर वापस यहीं मिलने का आदेश दिया। सबने उसे हाथ जोड़कर
प्रणाम किया और पागलों की तरह पहाड़ी की तरफ उड़ चले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पहाड़ी पर जितनी ऊपर गुफा होगी वहां अमर ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार नियंत्रण में रखी। मैंने ना तो सबसे ऊपर की गुफा चुनी, ना ही सबसे नीचे की। मैंने बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली गुफा चुनी। गुफा में घुसते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि कोने कोने को बारीकी से परखा। जब पक्का हो गया कि जगह सुरक्षित है तो मैंने बिजली की फुर्ती से अपने गठन बिछाने शुरू कर दिए। सारे गठन स्थापित करने के बाद ही मैं चैन से बैठा। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि इस दुनिया में मुफ्त का भोजन नहीं मिलता। दाल में कुछ तो काला था। ये हुआंग परिवार जरूर हम पर कोई बहुत बड़ा दांव खेल रहा था। फिर मैंने अपनी वो बोतल निकाली और एक छोटा सा गठन स्थापित किया। मैंने उस अमर गोली को गठन के अंदर हवा में तैरा दिया। इस गठन का नाम था पहचान गठन, जिसे मैंने सालों की खोज के बाद बनाया था। ये किसी भी चीज के अंदर के घटकों को परख सकता था। कुछ ही क्षणों में गठन ने उस गोली का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। सामान्य चीजों के अलावा उस गोली के अंदर एक बहुत ही शातिर तरीके से छिपाया गया रहस्यमय गुजर था। मैंने दांत पीसते हुए सोचा, मुझे लगा ही था जो भी इस गोली को खाएगा वो आधे दिन में अमर तो बन जाएगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी इस हुआंग परिवार की गुलाम बनकर रह जाएगी। मैं किसी कीमत पर यह गोली नहीं खा सकता था, पर समस्या ये थी कि वो भयानक आदमी बाहर हवा में बैठा था। उसकी शक्ति उस सफेद कपड़ों वाले अमर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। भागने का कोई मौका नहीं था। अब मुझे दांव खेलना ही था। गोली के घटकों को देखकर मैं समझ गया था कि इसका मुख्य काम है शरीर को पागलों की तरह अमर ऊर्जा सोखने पर मजबूर करना, ताकि बाधा टूट जाए। अगर मैं ये गोली नहीं खाऊंगा तो मुझे एक ऊर्जा संग्रह गठन बनाना पड़ेगा, ताकि मैं खुद तेजी से ऊर्जा खींच सकूं। मैंने तुरंत काम शुरू किया। एक के बाद एक कई ऊर्जा संग्रह गठन मेरी गुफा में स्थापित हो गए। गुफा के अंदर की सारी अमर ऊर्जा मेरी तरफ तूफान की तरह खींचने लगी। आधे दिन का समय खत्म होने में बस धूप बत्ती जलने जितना वक्त बचा था। तभी मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे शरीर से एक खौफनाक ऊर्जा लहर चारों तरफ फैल गई। मैं सच में अमर बन चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मेरी उम्र सीधे 30,000 साल बढ़ गई। मेरी कुल उम्र अब 2,80,000 साल हो चुकी थी। हाँ, मेरा दांव बिल्कुल सही लगा था। ब्रेक थ्रू होते ही मैंने तुरंत अपने सारे गठन समेटे और हवा को चीरते हुए गुफा से बाहर निकल आया। बाहर चौक में पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े थे। हवा में तैरते हुआंग होंगझोंग की चील जैसी निगाहें हर एक को परख रही थीं। उसका पहले वाला मीठा व्यवहार अब पूरी तरह गायब था और उसका चेहरा किसी खलनायक जैसा डरावना हो चुका था। समय खत्म होते ही वो ठंडी और मौत जैसी आवाज में गरजा, सबके सब बाहर आओ, जो भी देर से आया वो मरेगा। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका मूड अचानक क्यों बदल गया। उसकी नजरें उन 4 साधकों पर गड़ गईं जो अमर नहीं बन पाए थे। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग अमर क्यों नहीं बने? एक ने घबराकर कहा, वरिष्ठ, मुझे सच में नहीं पता। दूसरे ने रोते हुए कहा, वरिष्ठ, मेरी गोली गलती से नष्ट हो गई। बाकी 2 ने भी मिलते जुलते बहाने बनाए, लेकिन हुआंग होंगझोंग एक खौफनाक हंसी हंसा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम चारों कचरा हो और किसी काम के नहीं। उसके ये शब्द खत्म होते ही धमाका, उन चारों के शरीर बिना किसी चेतावनी के हवा में फट गए। चारों तरफ सिर्फ खून की बारिश और लाल धुंध बची। वहां खड़े हर एक इंसान का खून सूख गया। सब खौफ के मारे जम गए। हुआंग होंगझोंग ने अपनी ठंडी नजरें हम सब पर घुमाते हुए कहा, बाकी सब, तुम लोग बहुत आज्ञाकारी हो, लेकिन अगर आगे से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम इन चारों से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। यह सुनकर वहां खड़े हर एक व्यक्ति की सांसें गले में अटक गईं, पर मैं अपने दिमाग में पूरी शांति से उसके शब्दों का विश्लेषण कर रहा था। उम्र? क्या ये सब हमारी उम्र से जुड़ा है? क्या ये हुआंग परिवार हमारी उम्र को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? तभी भीड़ में से एक बूढ़े ने हिम्मत करके पूछा, अमर वरिष्ठ, आपने हमें अमर बनाया, ये हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन ये हमारी उम्र लेने वाली बात का क्या मतलब है? ये सुनकर हुआंग होंगझोंग के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद आया। हुआंग परिवार ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें अमर बनाया, तो अब तुम्हारी जिंदगी हुआंग परिवार की हुई ना? इसमें कोई गलत बात तो नहीं? जी वरिष्ठ, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारी उम्र भी हुआंग परिवार की हुई, इसमें कोई शक नहीं? तो सुनो, तुम सबने अभी अभी स्टारलक क्षेत्र में प्रवेश किया है। तुम्हारी उम्र 31,000 साल बढ़ गई है। अब हुआंग परिवार तुम में से हर एक से 30,000 साल की उम्र वसूलेगा। ये बिल्कुल उचित है ना? ये सुनते ही पूरे चौक में श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। हुआंग होंगझोंग ने बिना किसी भावना के आगे कहा, आगे से हुआंग परिवार तुम्हें साधना के संसाधन देता रहेगा। हर महीने तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में मदद की जाएगी, लेकिन हर ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी बढ़ी हुई उम्र में से हम अपना हिस्सा लेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 साल की उम्र छोड़ी जाएगी। रही बात ये उम्र कैसे निकाली जाएगी, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे समझ आ गया कि इस पूरी योजना का असली खेल क्या था। बाप रे, ये तो हमें सच में खेत में उगने वाली हरी सब्जियों की तरह समझ रहे हैं। हमें पालेंगे, जब हम बड़े होंगे तो काट लेंगे, फिर पालेंगे और फिर काट लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये लोग इस उम्र का करते क्या हैं?
और इसे शरीर से निकालते कैसे हैं? अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास 2,80,000 साल की उम्र है तो मैं तो पक्का इनका सबसे बड़ा निशाना बन जाऊंगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे किसी भी कीमत पर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। खैर, अच्छी बात यह थी कि मैंने वो गुजर वाली गोली नहीं खाई थी। हुआंग होंगजोंग ने आगे कहा, पर मैं तुम्हें बता दूं, जो गोली तुमने खाई है उसमें एक विशेष गुजर है। अमरलोक के बड़े बड़े महारथी भी हुआंग परिवार के चंगुल से नहीं भाग सकते। चलो, तुम्हें इसका नमूना दिखाई देता हूं। ये कहते ही उसने अपनी जेब से अमर ऊर्जा से चमकता हुआ एक छोटा सा पीतल जैसा पात्र निकाला और उसे हल्के से हिला दिया। अगले ही क्षण वहां मौजूद हर इंसान की आंखें दर्द से बाहर आ गईं। सब अपने कान पकड़कर चीखने लगे, लेकिन कान बंद करने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा उनके दिमाग में घुसकर सुराख कर रहा हो। सबके सब जमीन पर गिरकर पागलों की तरह तड़पने लगे। ये देखकर मैंने एक पल की भी देर नहीं की। मैं तुरंत भीड़ के बीच गिरा और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन अभिनय करने लगा। 3 सांस बाद हुआंग होंगजोंग ने वो पात्र हिलाना बंद किया। धीरे धीरे सबकी चेतना वापस आई। वो ठंडी आवाज में बोला, इस गुजर को सक्रिय करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हर साल अपने आप फटता है। अगर तुमने समय से पहले प्रतिरोधी गोली नहीं खाई तो तुम्हारी मौत पक्की है। आज तुम्हारी उम्र निकालने के बाद तुम्हें 1000 साल की आजादी मिलेगी। तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हर साल के अंत में तुम्हें यहां आकर अपनी प्रतिरोधी गोली लेनी ही होगी, वरना तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनते ही सब लोग अंदर ही अंदर दांत पीसने लगे। उसके बाद वो हमें एक विशालकाय उड़ने वाली नौका पर लेकर गया जो हरे प्रकाश से चमक रही थी। उस पर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली ऊर्जा ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरी गणना के हिसाब से इस नौका का रक्षात्मक तंत्र अद्भुत था। कुछ देर बाद हम एक बड़े चौक पर उतरे, जहां बीचों बीच एक विशाल वेदी थी और उसके ऊपर पहाड़ के आकार का एक नीला प्रकाश गोला तैर रहा था। उसके बाद हमें एक ऐसी इमारत के सामने ले जाया गया जिसे देखकर मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये पिरामिड है? हुआंग होंगजोंग ने आदेश दिया। ध्यान से सुनो, जब तुम इस आयु विनिमय टावर के अंदर जाओगे तो एक आवाज तुमसे पूछेगी कि तुम अपनी कितनी उम्र खर्च करना चाहते हो। तुम में से हर एक को सिर्फ 30,000 साल चुनना है। उसके बाद तुम्हारे सामने एक खजाना प्रकट होगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने 30,000 साल की उम्र नहीं डाली है तो मैं उसे वहीं मार डालूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। इसका मतलब वो लोग हमारी असली उम्र नहीं माप सकते। जैसे ही मैं टावर के अंदर गया, मेरा शरीर हल्का हो गया और अगले ही पल मैं एक खाली अंतहीन स्थान में खड़ा था। तभी एक भारी प्राचीन आवाज गूंजी, खजाने से विनिमय करने के लिए तुम कितनी उम्र देना चाहते हो? उस आवाज के साथ ही एक जादुई जानकारी मेरे दिमाग में उतर गई। अमरलोक के खजानों की पूरी व्यवस्था मुझे समझ आ गई। अमर हथियार, गठन, गोलियां, तकनीकें, साधना विधियां, गति कौशल, तलवार कला, सब कुछ। इन सबके 10 स्तर थे और हर स्तर में 4 श्रेणियां, निम्न, मध्य, उच्च और उत्कृष्ट। 30,000 साल में तृतीय स्तर का खजाना, 80,000 साल में चतुर्थ स्तर का और एक 80,000 साल में पंचम स्तर का। मैंने धीरे से कहा, मैं 30,000 साल की उम्र देना चाहता हूं। अगले ही क्षण मेरे शरीर से 30,000 साल की जीवन शक्ति खींच ली गई और मेरे सामने एक चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ। गोला फूटा और उसके अंदर से एक लाल रंग की भयंकर अमर तलवार बाहर निकली। ये तीसरे स्तर की उच्च श्रेणी की अमर तलवार थी। मैंने उसे हाथ में लिया और दिल खुश हो गया। लेकिन अफसोस, मुझे ये बाहर जाकर हुआंग होंगजोंग को सौंपनी थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास अभी भी 2.5 लाख साल की उम्र बची है। क्या मुझे यहां से कुछ और खजाने नहीं निकाल लेने चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद मैंने जोखिम लेने का फैसला किया। वो अकेला था, वो हर एक की बारीकी से जांच नहीं कर पाएगा और अगर मैं उसे तीसरे स्तर का उच्च श्रेणी का खजाना दे दूं तो शायद उसे मुझ पर शक भी ना हो। तभी वो आवाज दोबारा गूंजी, तुम्हारे पास अभी भी उम्र बाकी है। क्या तुम और विनिमय करना चाहते हो? इस बार मैंने सीधे 80,000 साल की उम्र लगा दी। हालांकि मैं एक 80,000 साल देकर पंचम स्तर का खजाना ले सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊंचा स्तर था। अगर बाहर वो पकड़ा जाता तो मेरी मौत तय थी। इसलिए फिलहाल मेरे लिए चतुर्थ स्तर का खजाना ही सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा था। 80,000 साल की उम्र देते ही एक और रोशनी का गोला बना और उसके अंदर से एक नीले प्रकाश से चमकती हुई तलवार निकली। चतुर्थ स्तर की उच्च श्रेणी की अमर तलवार। फिर से उच्च श्रेणी। मेरी किस्मत आज सच में बहुत तेज चल रही थी। मैंने फिर से 80,000 साल की उम्र लगा दी। इस बार जो चीज निकली वो हथेली के आकार की एक उड़ने वाली नौका थी और वो भी चतुर्थ स्तर की उत्कृष्ट श्रेणी की। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये तो हुआंग होंगजोंग की नौका से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और तीसरी बार 80,000 साल की उम्र दे दी। इस बार एक सुनहरा गोल मोती प्रकट हुआ जो हवा में ऐसे तैर रहा था मानो अंतरिक्ष को चीरकर गायब हो जाएगा। ये भी चतुर्थ स्तर की उत्कृष्ट श्रेणी का खजाना था। मैं अपनी किस्मत पर खुद हैरान था। आखिर में मैंने बची हुई 10,000 साल की उम्र से प्रथम स्तर का एक मुखौटा भी निकाल लिया। वैसे भी मुझे उम्र की इतनी चिंता नहीं थी। मैं अपनी क्षमता से बाद में और उम्र बढ़ा सकता था। टावर के बाहर लौटने पर हुआंग होंगजोंग ने हम सबको घूरते हुए कहा, सारे खजाने मुझे सौंप दो। लोगों का दिल रो रहा था, लेकिन सबने अपने अपने तीसरे स्तर के खजाने सौंप दिए। फिर उसने आदेश दिया, अब अपने सारे भंडारण थैले निकालो, मैं जांच करूंगा। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी भी भौहें तन गईं। ये आदमी उम्मीद से ज्यादा सावधान था। उसने एक एक की जांच की। कुछ लोगों के थैलों में उसे प्रथम स्तर के खजाने मिले जिन्हें उसने चुपचाप छीन लिया।
फिर उसे एक सफेद कपड़ों वाले युवक के थैले में तीसरे स्तर का निम्न श्रेणी का खजाना मिला। उसका चेहरा तुरंत खतरनाक हो गया। उसने युवक को बेहोश कर दिया और अपनी उड़ने वाली नौका में कैद कर लिया। मैं चुपचाप बिना कोई भाव दिखाए खड़ा रहा। मेरे द्वारा लगाए गए छिपे गठन और वो सुनहरा मोती अपना काम कर चुके थे। उन्होंने मेरी सारी वस्तुओं को उसकी जांच से पूरी तरह छिपा लिया। वापस अमर पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने हर एक को एक पीला प्रतीक और एक भंडारण थैला दिया। उसने कहा, आज से तुम सब आधे हुआंग परिवार के सदस्य हो। इस प्रतीक के साथ शहर में कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसमें तुम्हारे इस महीने के साधना संसाधन है, एक साधना ग्रंथ, कुछ अमर पत्थर और कुछ निम्न स्तर की अमर गोलियां। आगे से हर महीने तुम अपना हिस्सा ले सकते हो, लेकिन याद रखो, चाहो तो बाहर चले जाओ, कभी वापस मत आना। पर हर साल के अंत में तुम्हें लौटकर प्रतिरोधी गोली लेनी ही होगी, वरना मौत पक्की है। उसके जाने के बाद बाकी लोग कराहने लगे, लेकिन मैं सीधा अपनी गुफा में लौट आया और शांत दिमाग से सब कुछ सोचना शुरू किया। मैं इन लोगों से अलग था। मैंने वो गू जहर वाली गोली नहीं खाई थी, और चूंकि हम बाहर जा सकते थे तो मेरे लिए भागना मुश्किल नहीं था। लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और अगर मैं अभी भागता तो शायद दोबारा उस टॉवर में जाकर खजाने नहीं निकाल पाता। इसलिए फिलहाल हुआंग परिवार के अंदर ही छिपकर रहना सबसे समझदारी भरा रास्ता था। गुफा में पहुंचकर मैंने अपने सारे गठन सक्रिय किए, और जब पक्का हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तब मैंने अपनी सारी वस्तुएं पत्थर की मेज पर रख दी। एक नया साधना ग्रंथ, 10 हल्की हरी अमर गोलियां, 10 चमकते अमर पत्थर, एक मुखौटा, एक तलवार, एक उड़ने वाली नौका और एक भंडारण खजाना। सच कहूं तो अमरलोक में कदम रखते ही मैं अचानक काफी समृद्ध हो चुका था। मैंने सबसे पहले साधना ग्रंथ पढ़ा। उसमें अमरलोक के 10 बड़े क्षेत्रों का वर्णन था। स्टारलक, स्टार ग्लो, मून लाइट, हेवनली आई, मिस्टिक लाइट, वॉइड इल्यूजन, ग्लेस्ड ग्लास, होली स्पिरिट, यूनिवर्स और दाव सेंट। हर क्षेत्र में 10 स्तर थे। मैं अभी स्टारलक क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, जबकि हुआंग होंगजोंग शायद मून लाइट क्षेत्र का विशेषज्ञ था। लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ते ही मुझे साफ समझ आ गया कि उसमें बहुत बड़ा दोष था। वो तेजी से साधना बढ़ाने के बदले साधक की मूल शक्ति और जीवन स्रोत को जलाता था। ऐसी साधना बाहरी तौर पर तेज दिखती, लेकिन भीतर से खोखली होती। हुआंग परिवार हमें सच में खेत की सब्जियों की तरह पाल रहा था। जल्दी बढ़ाओ, जल्दी काटो। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं ये घटिया साधना पद्धति कभी नहीं अपनाऊंगा। मुझे किसी तरह एक असली और बेहतर साधना विधि ढूंढनी होगी। फिर मैंने अमर गोलियों और अमर पत्थरों की जांच की। जब पक्का हो गया कि उनमें कोई जहर नहीं है, तभी मैंने उन्हें रख लिया। इसके बाद मैंने अपने खजानों को परखा। प्रथम स्तर का उच्च श्रेणी का मुखौटा, ये मेरी सारी आभा और शक्ति को छिपा सकता था। कोई मेरा वास्तविक स्तर नहीं जान पाएगा। ये चीज भले ही निम्न स्तर की थी, लेकिन मेरे लिए इसकी उपयोगिता अनमोल थी। चतुर्थ स्तर की तलवार, ये अभी मेरी शक्ति से बहुत ऊपर की चीज थी। अगर मैं इसे लेकर घूमता तो लुटेरे मेरे पीछे पड़ जाते। चतुर्थ स्तर की उत्कृष्ट श्रेणी की उड़ने वाली नौका, इसकी गति मिस्टिक लाइट क्षेत्र के साधक जैसी थी, और इसकी रक्षा भी उतनी ही अद्भुत थी। यही चीज इस समय मेरे लिए सबसे कीमती थी। और वो चतुर्थ स्तर का भंडारण मोती, उसमें जीवित चीजें भी रखी जा सकती थीं। हर खजाना अद्भुत था। इन सबको समझने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन सच ये था कि अमरलोक में आते ही मेरी नसें लगातार तनी हुई थीं। यहां हर कदम पर खतरा था। अगली बार टॉवर में जाने से पहले मुझे और ज्यादा बीस्ट सोर्स जमा करना होगा, ताकि मैं और भी मजबूत खजाने निकाल सकूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहां उम्र ही सबसे बड़ी मुद्रा है। अगर मुझे ये बात नश्वर दुनिया में पता होती तो मैं लाखों साल की उम्र जमा करके ही ऊपर आता। खैर, अब पछताने से क्या फायदा। अच्छी बात यह थी कि मेरे पास अपनी वह विशेष क्षमता थी। मुझे उम्र बढ़ाने के लिए दूसरों की तरह बार बार ब्रेक थ्रू की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस जीवित चीजों को नष्ट करके उम्र बढ़ा सकता था। अगर मुझे अमर जड़ी बूटियां मिल जाएं तो मैं बहुत तेजी से अपनी उम्र बढ़ा सकता हूं। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे इस पैनालोंग शहर के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ बड़े पैमाने पर अमर जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी, कौन बेचता है, कौन भरोसेमंद है, कुछ भी नहीं। बाहर जाना जोखिम भरा था। इसलिए मैंने तय किया कि कुछ दिन रुकूंगा और देखूंगा कि नश्वर दुनिया से आए बाकी लोग क्या जानकारी लाते हैं। तभी मेरे बाहरी चेतावनी गठन में हलचल हुई। किसी ने मेरी गुफा का दरवाजा खटखटाया। मैंने अपनी चेतना बाहर भेजी और देखा कि वहां एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। वो हमारे ही नश्वर संसार से आई थी और अब हुआंग परिवार की शिष्या थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है? वो हल्के बैंगनी वस्त्र में थी, लंबे काले बाल, अद्भुत चेहरा। अमर बनने के बाद उसके ऊपर एक अलग ही दिव्य आभा थी, लेकिन मैं उसे जानता नहीं था। ऐसी कोई सुंदर स्त्री अचानक मेरे पास क्यों आई? मामला थोड़ा अजीब था। उसने मुस्कुराकर कहा, फेलो दाओइस्ट, मेरा नाम शू छिंगेन है। मैं पास वाली गुफा में रहती हूँ। हम पड़ोसी हैं। मैं कुछ परिचित लोगों के साथ बाहर शहर का अन्वेषण करने जा रही हूँ। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम सब एक ही संकट में हैं। अगर हम इस जगह को समझ लें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। मैंने तुरंत मना कर दिया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। वो थोड़ी निराश हुई, लेकिन समझ गई कि मैं जोखिम नहीं लेना चाहता।
फिर वो दूसरे लोगों को पूछने जाने लगी। तभी मैंने उसे रोक लिया। रुको, मेरे पास एक सुझाव है। वो मुड़ी। कैसा सुझाव? मैंने कहा। जब तुम लोग शहर की जानकारी इकट्ठी करो तो खास तौर पर यह जानना शहर की शक्ति संरचना क्या है, साधना संसाधन कहां से मिलते हैं, कौन कौन से व्यापारिक संगठन हैं, क्या यहाँ कीमियागर संघ या गठन गुरु संघ जैसी जगह हैं। असल में मैं वही सब जानकारी उससे निकलवाना चाहता था जिसकी मुझे जरूरत थी, खासकर भरोसेमंद व्यापारिक प्रतिष्ठान, क्योंकि मुझे अमर जड़ी बूटियां खरीदनी थी। शू छिंगेन मुस्कुराई। हम भी यही सब पता करने जा रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, और अगर हो सके तो सारी जानकारी लिखकर रखना। शायद कोई तुम्हें इसके बदले अमर पत्थर दे दे। तुम्हें भी साधना संसाधन मिल जाएंगे। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने बिना हिचकिचाए झूठ बोला, मेरा नाम वू सिरेन है। वू यानी योद्धा वाला वू, सिरेन यानी दयालु इंसान। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है वो दाओइस्ट, फिर मिलते हैं। उसके जाने के बाद मैं वापस अपनी गुफा में आ गया और साधना व्यवस्था पर अध्ययन करने लगा। दिन बीत गया, रात उतर आई। मैं अपनी नई अमर शक्ति के साथ अभ्यस्त हो रहा था और शू छिंगेन के लौटने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार मैंने उसे दूर से लौटते देखा। मैं तुरंत बाहर गया। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। वो दाओइस्ट, क्या आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे? मैंने भी शांत मुस्कान के साथ पूछा। शू दाओइस्ट, क्या आपने मेरी सलाह मानी? उसने एक नई पुस्तिका निकालकर कहा, आज जो कुछ भी पता चला सब मैंने इसमें लिख लिया है। मैंने मन ही मन सोचा, अगर पैसे से जोखिम टल सकता है तो पैसा बहाने में क्या हर्ज है? धन तो फिर आ जाएगा, जान नहीं। उसने कहा कि वो इसकी एक प्रति बना सकती है, लेकिन मैंने मना किया। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, मैं बस इसकी प्रतिलिपि बना लेता हूं। मैंने अपना गठन कंपास निकाला, उसमें से प्रकाश निकला और क्षण भर में पूरी पुस्तिका की सामग्री नकल हो गई। वो मेरा गठन देखकर हैरान रह गई। ये कौन सा गठन है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सहज स्वर में कहा, ऐसे ही रास्ते में पड़ा मिला था। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पास पैनलोंग शहर का नक्शा भी है, क्या उसकी भी प्रतिलिपि बनानी है? मैंने तुरंत एक अमर पत्थर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसके लिए एक और पत्थर। वो पहले तो मना करने लगी क्योंकि मैं उसे पहले ही एक पत्थर दे चुका था, लेकिन मैंने कहा, इसे रख लो, मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं। वो वहीं खड़ी मुझे देखती रह गई, मानो सोच रही हो कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं। गुफा में लौटकर मैंने उसके द्वारा लाई गई जानकारी ध्यान से पढ़ी। पैनलोंग शहर अमरलोक का एक अपेक्षाकृत दूरस्थ और पिछड़ा शहर था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शहर का स्वामी था, जो वॉइड इल्यूजन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसके बाद 5 बड़े परिवार थे, हुआंग, लिन, सुन, चेन और लोंग। इनमें हुआंग परिवार सबसे शक्तिशाली था। शहर में कीमियागर संघ और गठन गुरु संघ भी थे। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था थी, जुबाउझाई, जिसकी ईमानदार लेन देन के लिए बहुत ख्याति थी। अगर मुझे कुछ खरीदना या बेचना होता तो वही सबसे भरोसेमंद जगह थी। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली, अगर हम ऐसे ही अधिकृत गुलाम बने रहे तो हमारा अंत दुखद होगा। इस मुसीबत से सच में निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी शक्ति बढ़ाकर मूनलाइट क्षेत्र तक पहुंचना। तब शायद हमें परिवार का वास्तविक सदस्य बनने का अवसर मिल सके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हुआंग होंगजोंग भी कभी हमारी तरह ही एक अधिकृत गुलाम था। अगली सुबह मैं गुफा से निकला। मन में पैनलोंग शहर का नक्शा था। मैंने अपना मुखौटा पहना, अपनी आभा छिपाई और उड़ते हुए जुबाउझाई की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चारों तरफ जबरदस्त रौनक थी। मैं सीधे बिक्री कक्ष में पहुंचा और काउंटर पर खड़ी महिला से कहा, मैं एक अमर तलवार बेचना चाहता हूं। उसने मुस्कुराकर पूछा, कौन से स्तर की? मैंने शांत स्वर में कहा, चतुर्थ स्तर की। ये सुनते ही उसका रवैया बदल गया। वो तुरंत मुझे सम्मान से एक निजी कक्ष में ले गई। थोड़ी देर बाद एक मध्यवयस्क प्रबंधक आया। उसका नाम था लियू बूढ़े। मैंने उससे कहा, इस तलवार की बाजार कीमत क्या है? उचित दाम बताओ। अगर सौदा अच्छा रहा तो आगे भी मेरे पास और चीजें हो सकती हैं। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने दाम लगाया, 1,35,000 निम्न श्रेणी के अमर पत्थर। मैं भीतर से चौंक गया, लेकिन बाहर से शांत रहा। मैंने कहा, कम है। उसने थोड़ी देर बाद नया दाम दिया, 1,40,000। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मुझे अभी पत्थर मत दो। मुझे तुम लोगों से कुछ चीजें खरीदनी है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि मिस्टिक लाइट क्षेत्र तक की साधना, विधियां और गति कौशल कितने में मिल सकते हैं। असल में मैं उसे यह भ्रम देना चाहता था कि मैं कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति हूं, ताकि वो मुझ पर लालच न करे। उसने बताया कि ऐसी साधना विधि की प्रति लगभग 50,000 पत्थरों में और गति कौशल लगभग 20,000 पत्थरों में मिल जाएगा। अंत में मैंने एक साधना विधि और एक गति कौशल की प्रति ली और 70,000 अमर पत्थर लेकर वहां से निकला। बाहर निकलते ही मैं एक सुनसान जगह गया, अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की उड़ने वाली नौका निकाली और बहुत दूर निकल गया। काफी दूर जाकर मैंने गठन से जांच की कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। जब मैं आश्वस्त हो गया तभी मैंने मुखौटा उतारा। अब मेरे पास बेहतर साधना विधि भी थी और गति कौशल भी। अगला कदम था साधना करना।
बीस्ट सोर्स जमा करना और साथ ही अमर कीमियागर तथा अमर गठन गुरु बनने की दिशा में बढ़ना। मैं कीमियागर संघ और गठन गुरु संघ गया, वहां से शुरुआती किताबें खरीदी। मेरा विचार साफ था, सीधे अमर जड़ी बूटियां खरीद कर जलाना थोड़ा फिजूल खर्ची होगा। अगर मैं खुद कीमियागर बन जाऊं तो न सिर्फ दवाइयां बनाकर साधना कर सकूंगा, बल्कि जड़ी बूटियां जुटाकर उन्हें जलाकर बीस्ट सोर्स भी तेजी से बढ़ा सकूंगा। यही सबसे सुरक्षित और दोहरा लाभ देने वाला रास्ता था। लेकिन अपनी जरूरत का काम पूरा करने के बाद भी मैं सीधे वापस नहीं लौटा। मैं एक और दिशा में उड़ गया। मुझे अपने दोस्त झांग वेई से मिलना था। सबसे पहले यह देखना जरूरी था कि वो अभी तक जीवित है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो शायद मैं उसकी जन्मजात किस्मत का फायदा फिर से उठा सकूं। बहुत पहले मैंने एक अजीब बात नोटिस की थी। जब भी मैं झांग वेई को कुछ देता, मेरी किस्मत जैसे बेहतर हो जाती। उसके बाद मुझे चीजें आसानी से मिलने लगती, कई बार तो दोगुना फायदा होता। इसलिए मेरे लिए झांग वेई सिर्फ दोस्त नहीं था, कभी कभी वो चलता फिरता भाग्यवर्धक भी था। आधे घंटे बाद मैं लिन परिवार के द्वार पर पहुंचा। नश्वर दुनिया से ऊपर लाए जाते समय मैंने नोटिस किया था कि झांग वेई को लिन परिवार के लोग ले गए थे। द्वार पर स्टार ग्लो क्षेत्र के रक्षकों का पहरा था। उनमें से कोई भी मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए मैंने अपना हुआंग परिवार वाला प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाया और सम्मान से कहा, वरिष्ठों, मैं अभी हाल ही में नश्वर दुनिया से ऊपर आया हूं और फिलहाल हुआंग परिवार में रह रहा हूं। मेरा एक भाई लिन परिवार में है, उसका नाम झांग वेई है। कृपया संदेश भिजवा दें कि वो बाहर आकर मुझसे मिल लें। इतना कहकर मैंने 2 अमर पत्थर भी उन्हें पकड़ाए। कुछ देर बाद झांग वेई बाहर आया। मुझे देखते ही वो भावुक हो उठा और सीधे आकर मुझसे लिपट गया। मैं उसे लेकर एक सुनसान जगह चला गया। उसने उत्साहित होकर पूछा, भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं लिन परिवार में हूं? मैंने सीधे पूछा, पहले ये बताओ, तुमने वो अमर गोली खाई थी, उसमें गुजर था? झांग वेई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे पता था आप किसी अनजान की गोली आसानी से नहीं खाएंगे, लेकिन मैं उस वक्त और क्या करता? मेरे पास बस आधा दिन बचा था। मैंने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हमें जीने का रास्ता ढूंढना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर मैंने उसे एक प्रतिलिपि गठन दिया, जिसमें 5वें स्तर की साधना विधि और गति कौशल की प्रति थी। वो दंग रह गया। क्या 5वें स्तर की साधना विधि और गति कौशल? मैंने सख्त स्वर में कहा। याद रखना, उन्हें यह मत बताना और उनके दिए हुए साधना ग्रंथ को दोबारा मत साधना। इन चीजों को छिपा कर रखना। वो मेरी तरफ कृतज्ञता से देखता रह गया। भाई, ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, तू और मैं, हमारे बीच ये सब बातें मत कर। लेकिन मन ही मन मैं सोच रहा था, तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ भाईचारे का नहीं, किस्मत का भी है। झांग वेई ने मुझे बताया कि अगर कोई मूनलाइट क्षेत्र तक पहुंच जाए तो वो परिवार का वास्तविक सदस्य बन सकता है और संभव है कि उसे जहर का इलाज मिल जाए। फिर उसने गर्व से बताया कि इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही। उसे 3रे स्तर का उत्कृष्ट खजाना मिला और इसलिए उसे दूसरों से 5 गुना ज्यादा पूरे 50 अमर पत्थर मिले। उसने मुझे उनमें से 25 देने चाहे। ये देखकर मैं फिर समझ गया, इस लड़के की किस्मत आज भी वैसी ही राक्षसी है जैसी पहले थी। लेकिन मैंने उल्टा अपनी तरफ से एक भंडारण थैला उसे पकड़ा दिया। उसमें 20 सोरार अमर पत्थर थे। वो थैला खोलते ही स्तब्ध रह गया। इतने सारे? भाई, ये आपको कहां से मिले? मैंने बस इतना कहा, ज्यादा मत पूछ, इन्हें रखो। अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, तेजी से साधना करना और जल्दी मजबूत बनना। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, जितना ज्यादा तू मुझसे लेगा उतनी ज्यादा मेरी किस्मत भी खुल सकती है। इसके बाद मैं उसे एक साधारण दुकान पर ले गया और वहां से 2 अमर संदेश जेड खरीदे। उन पर 200 अमर पत्थर खर्च हुए। मैंने उसे चेताया कि इन्हें बहुत संभाल कर रखना, किसी को मत दिखाना, और अगर कुछ भी जरूरी हो तो मुझसे इन्हीं से संपर्क करना। वो भावुक हो उठा, लेकिन शब्द नहीं मिले, बस सिर झुकाकर सब याद रख लिया। मैं मुस्कुराया, अब वापस जाकर साधना कर, हम दोनों को समय से लड़ना है। मैं अच्छी तरह जानता था कि झांग वेई के पास सिर्फ 0 साल बचे हैं। अगर वो उस समय के भीतर अगला क्षेत्र नहीं तोड़ पाया तो उसकी मौत तय है। हम दोनों ने विदा ली और अपने अपने रास्ते चल पड़े। कुछ समय बाद मैं वापस अपनी गुफा में लौटा और ढेर सारी किताबें मेज पर फैला दी। हुआंगलोंग जुए, अमर तकनीक, अमर औषधीय वनस्पतियों का ग्रंथ, अमर दान सूत्र, अमर अग्नि नियंत्रण कला और अमर गठन ग्रंथ। मैंने तय किया कि अगले कुछ दिनों तक मैं इन्हें पूरी तरह पढ़ूंगा। कुछ ही दिनों में मैं साधना विधि के अनुसार अभ्यास करने लगा। मैं सीधे अमर पत्थरों का उपयोग करके साधना कर रहा था, जिससे मेरी गति हवा से ऊर्जा सोखने की तुलना में 10 गुना बढ़ गई। समय बीतता गया। 1 महीने बाद मैंने सारी किताबें कंठस्थ कर ली। मेरी साधना अगले स्तर पर जाने को तैयार थी। बस एक विचार और मैं स्टार लक्ष्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच सकता था। लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। अगर इतनी जल्दी मैं अकेला दूसरे स्तर पर पहुंच जाता तो सबका ध्यान मुझ पर जाता। फिर भी मैं जानता था कि 5वें स्तर की साधना विधि असाधारण थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1000 साल के भीतर मैं स्टार ग्लो क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। लेकिन अत्यधिक तेज प्रगति खतरनाक थी। तभी मेरे मन में एक और विचार आया।
अगर मैं अपनी साधना छिपा सकूं तो मुझे याद आया कि प्रथम स्तर की एक अमर गोली ऐसी होती है जो स्टारलक क्षेत्र की साधना को छिपा सकती है। अगर मैं उसे रोज खाऊं तो बाहर से मेरी साधना हमेशा प्रथम स्तर की ही दिखेगी। मैं पहले ही प्रथम स्तर के अमर कीमियागर को आवश्यक ज्ञान लगभग सीख चुका था। अमर दवाइयां बनाने के लिए साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बल्कि अमर अग्नि चाहिए होती है। इसलिए अमर कीमियागर बनने के लिए मुझे पहले एक अमर अग्नि को नियंत्रित करना होगा। कीमियागर संघ में ऐसी अमर अग्नियां बिकती थी। मैंने तय किया कि अब मैं एक खरीदकर उसका अध्ययन करूंगा। जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला, मैंने देखा कि शू छिंगेन मेरी तरफ आ रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, वू दाओइस्ट, मैं आपको ढूंढने ही आ रही थी और आप खुद बाहर आ गए। लगता है हमारे मन सच में जुड़े हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बस 2-4 बातें थीं। वू दाओइस्ट, क्या आपको अमर कीमियागर बनने में रुचि है? मैं बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर थोड़ा चौंका। उसने कैसे भांप लिया कि मैं कीमियागर के रास्ते पर जाना चाहता हूं? मैंने कभी उससे ये बात नहीं कही थी, बल्कि मैं तो अपने ऊपर कीमियागर वाली हर निशानी तक मिटा देता था। उसने बहुत सच्चे भाव से कहा, सच कहूं तो मेरे पास एक विशेष क्षमता है, मेरी अंतर्दृष्टि। पहली बार आपको देखकर ही मुझे लगा कि आप भी एक दान गुरु हैं। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई। इस अजीब दुनिया में ऐसी क्षमताएं होना असामान्य नहीं था। मैंने बस शांत स्वर में कहा, नश्वर दुनिया में मैं एक साधारण दान गुरु था, लेकिन मेरी प्रतिभा बहुत महान नहीं थी। अमर स्तर का कीमियागर बनना आसान नहीं होगा। शू छिंगेन मुस्कुराई, मुझे लगता है आप बन सकते हैं। मैंने लोगों को कभी गलत नहीं पहचाना। दरअसल उसके जन्म से ही उसके पास एक आध्यात्मिक खजाना था, आधा जागृत जीवन कलश। वो खजाना कभी कभी उसके मन में हल्के संकेत भेजता था। इस बार भी उसी ने उसे मेरी ओर प्रेरित किया था। उसने ईमानदारी से कहा, आप जानते हैं कि हमारे लिए अमर कीमियागर बनना कितना जरूरी है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें अमर पत्थरों और निम्न स्तर के साधना संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। तभी हम जल्दी इस मुसीबत से निकल सकते हैं। मैंने पूछा, तो तरीका क्या है? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर एक अमर अग्नि खरीदें। मैंने पता किया है, एक अमर अग्नि की कीमत 100 अमर पत्थर है। मेरे पास अभी 600 हैं। बस बाकी देखना है कि आपके पास हैं या नहीं। इतना कहकर उसने कुछ किताबें भी मुझे थमा दी। ये अमर कीमियागर बनने के लिए जरूरी ग्रंथ है, मैं इन्हें आपको देना चाहती हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। संयोग देखो, कुछ समय पहले मुझे भी बाहर कुछ 100 अमर पत्थर मिल गए थे, लेकिन मेरी जानकारी में एक अमर अग्नि को सिर्फ एक ही व्यक्ति साध सकता है। यह सुनकर उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, असल में मेरे पास एक गुप्त विधि है जिससे मैं एक अमर अग्नि को 2 भागों में बांट सकती हूँ। यही मेरी खास कला है। मैंने अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिखा दिया है। आशा है आप भी मुझ पर एक बार भरोसा करेंगे। आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर हमें इस कठिनाई से निकलना है तो तेजी से साधना करनी होगी, और साधना संसाधन सबसे जरूरी है। अमर कीमियागर बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वो लगातार बोलती जा रही थी। उसकी बातों में बहुत प्रभाव था, लेकिन मैंने फिर भी उसे सावधान किया। शू दाओइस्ट, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना भरोसा करना जिसे तुमने अभी अभी जाना है, ये अच्छी बात नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेच सकता हूं? अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, ये स्त्री शायद मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। हम अभी अभी मिले हैं। लेकिन वो पूरी गंभीरता से बोली, मैंने आज तक लोगों को गलत नहीं पहचाना। पिछली बार के लेन देन में ही मैंने समझ लिया था कि आप सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके शब्दों, उसकी नीयत और उसकी आंखों में झांक कर मैंने चुपचाप विचार किया, और अंत में मैंने धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली।